हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर। हमने इससे पहले जो हिस्ट्री में जीएस का जो क्वेश्चंस किया है उसको शायद आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। ये जो सीरीज है स्पेशली जो बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम टीचिंग का होने वाला है उसके लिए, प्लस टीचिंग का एक और एग्जाम ईएमआरएस का होने वाला है दिसंबर में, और एसएससी सीजीएल का जो मेन एग्जाम है उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने जीएस का जीएस में जो टॉप हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है उस पर एमसीक्यू बनाया आपके लिए। इसको आप लर्न करें और आगामी जो आपकी दिसंबर में जो पेपर्स होने वाले हैं उसके लिए अपने आप सब्जेक्ट को आप मजबूत बनाएं, क्योंकि जीएस में आपको पता है जीएस में जो क्वेश्चंस होते हैं कौन क्वेश्चंस कहाँ से आता है, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। तो उसमें जितना भी आप कम पढ़ें पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चंस आएगा नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना जरूरी होता है। तो आज हम उसे हिस्ट्री में आगे का जो सीरीज है उसको लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त काल है, गुप्त उत्तर काल है, और जो इसे नेक्स्ट जो लेसन्स हैं है नहीं, तो उसमें जो मेन मेन एमसीक्यू जो है वो आपको हम इसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। आप शायद हमारे साथ जुड़कर आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी अधूरी है और कितनी सशक्त है। तो हम आज जो है पूर्व मध्यकाल, गुप्त उत्तर काल और गुप्त काल पे जो मेन एमसीक्यू है उसके साथ हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल के जो मेन मेन क्वेश्चन हमने पहले कुछ क्वेश्चन आपको कराए भी थे, आज जो मैं शुरू कर रहे हैं। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? नाम जानते होंगे, जो गणितज्ञ भी था और महान खगोल भी था। तो गुप्त शासन के दौरान तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम आर्यभट्ट था। आपको पता है आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है नहीं? तो ये गुप्त काल के ही थे गणितज्ञ और खगोलविद। कौन? आर्यभट्ट। आगे के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को। और किसने? इतिहासकार बीएस स्मिथ ने किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, टॉप क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अजंता जो कलाकृतियां हैं किससे संबंधित है? तो अजंता जो कलाकृतियां हैं वह गुप्त काल से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आवे आपके जीएसएमसीक्यू में कि अजंता की जो कलाकृतियां हैं किस काल से संबंधित है या किससे संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास जो थे किसके राज कवि थे? तो कवि जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। कौन सा भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल था भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी का आपने नाम सुना होगा। वो धन्वंतरी जो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, ये गुप्त काल से भी संबंधित हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है विक्रमादित्य के राजदरबार में नवरत्न में से एक नवरत्न ये भी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा है? जो कुमार संभव महाकाव्य है वो कालिदास ने लिखा है। याद रहेगी सर आपको, कालिदास ने ही कुमार संभव को लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
कौन से युग में हुई है? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वह गुप्त युग में हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई है? तो गुप्त युग में हुई है। गुप्त युग के में भू राजस्व की दर क्या थी? ये बहुत ये जो एग्जाम ये जो है पीसीएस के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग जितनी भी उपज होता था उसका छठा भाग मतलब देना पड़ता था 1/6। तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश के गुप्त वंश के शासक थे, ब्राह्मणों को फ्री कर दिया था, उनसे कोई ब्राह्मण और मंदिरों के लिए मतलब उन्होंने फ्री कर दिया था, क्या कर मुक्त कर दिया था, उनसे कोई कर नहीं लिया हुआ था। यही क्वेश्चन है इसमें कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम ग्राम अनुदान दिया था। और ग्राम अनुदान इस मामले में भी कि जैसे कि आप नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय के में जो टीचर थे, जो उसमें शिक्षक थे, अध्यापक थे, जो पढ़ाते थे और उस पर जो खर्च आता था, तो उसके लिए जो गुप्त काल के जो शासक थे 100 गांवों को फ्री में दान दे दिया था कि इस गांव से जो भी आमदनी होगी है नहीं वह नालंदा विश्वविद्यालय के जो पठन पाठन है उस पर खर्च किया जाएगा। तो गुप्त काल को इसलिए स्वर्णयुग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा? गुप्त। हुन ने आक्रमण किया था तो गुप्त वंश ही सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? जो बाल विवाह की जो प्रथा है वह गुप्त काल में ही आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? या किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त जो कुमारगुप्त फर्स्ट थे उसने उसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त शासकों द्वारा वो रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, जो काफी हॉट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5 बार 7 बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को लेकर इसमें हाजिर हुए हैं ताकि आपकी जो हिस्ट्री है वो जल्दी से जल्दी खत्म भी हो। और चूंकि और भी पार्ट्स है, कला संस्कृति है और इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी है उसमें से खत्म करना, वो ज्योग्राफी है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। कोशिश हमारी है कि EMRS का पेपर जब तक दिसंबर में या यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तब तक इसको मैं खत्म कर दूं, है ना। इसी के वजह से टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि हमने जो क्वेश्चंस लाए हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। और होता क्या है कि जो लंबा टाइम वाला वीडियो होता है तो ज़्यादा लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये वही देख सकते हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है, जो तैयारी करते हैं। बाकी क्या होता है व्यूज़ की वजह से ये नहीं है कि यूट्यूब पर क्या होता है ना, छोटा वीडियो बनाओ तो ज़्यादा लोग देखते हैं क्योंकि उनका टाइम जल्दी से पास होता है। तो मैंने तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ये बनाया है ताकि आपको जो पेपर है उसमें काम आवे। इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को आप कर रहे होते हैं तो जरूर आप हमारा जो चैनल आता है गुरुकुल लर्निंग 772 उसको सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि हम आपको मतलब अधिक से अधिक जानकारियां आपको क्वेश्चन से संबंधित आपको उपलब्ध करा दें, है नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निकट जो स्थित लौह स्तंभ है वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? जो कुतुब मीनार जो बना हुआ है वह वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए आकर्षित करता है कि उसमें कभी जंग नहीं लगता है। आप सुन लो कितने असर की बात है, आजकल कोई भी लोहे का कोई चीज बना कर रख दो तो उसमें जंग हो जाता है, लेकिन देख लो कितना पुराना कुतुब मीनार, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगाता। जंग निरोधता के कारण क्या होता है उसको याद किया जाता है कुतुब मीनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर का जो शिलालेख है, दसपुर का जो शिलालेख है उसमें ये वर्णित है कि उस समय में रेशम बुनकर हुआ करते थे, है नहीं। वो रेशम बुनकर की व्यवसाय हुआ करती थी, तो वहां से दसपुर शिलालेख से मिलता है। और आगे हम इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। उसमें क्या है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? जो हर्षवर्धन शासक था उसमें ह्वेनसांग, मैंने आपको पहले वीडियो बताया, ह्वेनसांग जो था चीनी यात्री वह भारत आया था। किसके समय आया था ह्वेनसांग? किसके समय में आया था ह्वेनसांग? अभी आपको बताया हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उसमें गुप्त वंश खत्म कर हो रहा था, लेकिन उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था।
हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कनौज। उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कनौज। किसमें? गुप्त वंश के अंतिम समय में जब हर्षवर्धन शासक था तो सबसे बड़ा शहर कौन था? कनौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और आपको जैसे वेद संघ भारत में तो आपको कितने साल आता बताया ही था, आपको 14 साल रहा था। और कुंभ मेला को प्रण करने का श्रेय किसे दिया था? हर्षवर्धन को दिया आता है। अभी भी कुंभ मेला लगता है, आपको पता है 14 साल में कुंभ मेला लगता है। हर्षवर्धन ने गुप्त काल में कुंभ मेला का आयोजन किया था। उस समय कनौज मतलब उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। और श्रीयू की नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है? वेदसांग से। श्रीयू की, और बिहार में भी उनको इसीलिए याद किया जाता है, श्रीयू ने जो रचना की है, जो उन्होंने लिखा है नहीं, उसमें उसमें उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, तो इसीलिए उनको याद करते हैं, बिहार के लोग भी याद करते हैं। और श्रीयू की जो जतरा है इसे फेमस है, किसकी वजह से? जो उन्होंने वर्णन किया है, वेदसांग ने जो वर्णन किया है श्रीयू की यात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आगे आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको कराए गए थे, है नहीं। और कुछ जो क्वेश्चन हैं अब देखो आगे, जैसे कि लिंगराज जो मंदिर है कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ है लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। जो पुरी में कोणार्क का मंदिर है वो सूर्य का मंदिर है। किसका है? सूर्यदेव का मंदिर है। और उसको किसने बनवाया था? नरसिंह फर्स्ट ने बनाया था। नरसिंह प्रथम ने पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किया था। और लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वह भुवनेश्वर में अवस्थित है। पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्र बदाई ने। चंद्र बदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। किसने? चंद्र भाई बदाई ने। ये भी क्वेश्चन 7-8 बार पूछ रखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो ये चंद्र बदाई ने लिखा था। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ को निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को निर्माण कराया था। खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय जो स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। याद रहेगा आपको। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव फर्स्ट था। उस समय जिस समय जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था, उसमें गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट ने किया था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा हिंदू विधि पर, वह एक बुक्स है। देखो कौन है? विज्ञानेश्वर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन है? आप मैंने आपको बता रखा था, धर्मपाल याद होगा शायद आपको। और गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसी सभा के अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन के। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के जो रचनाकार थे कौन? जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो शासक था उनके दरबारी थे वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, पुरी में स्थित, मैंने बता दिया पुरी में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह फर्स्ट थे। और जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। जो जैन वास्तुकला है उसका प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। आगे की तरफ देखते हैं, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया, उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय था, उन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। तो किस चालुक्य शासक था, चोल वंश का था पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक, कन्नौज के आपको बताया कन्नौज उसमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर था, तो कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और उसे दक्षिण विजय करने से रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम था। वह
क्या किया था, लंका पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे प्रतापी राजा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, राजेंद्र फर्स्ट। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। सॉरी, पहाड़ी काट पर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट ने कराया था। राष्ट्रकूट ने पहाड़ी को काटकर एलोरा की विश्वविख्यात जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, राजराज प्रथम ने। राजराज फर्स्ट ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, जो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था, उसका सम्राट जो था दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग। किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया की जीता था, चोल। जो चोल राजा थे उसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है, पल्लव जो शासक था उसकी रुचि को दर्शाता है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य मेन शहर है वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है, तो याद रखना पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की शुरुआत स्थापित की थी, राजराजा फर्स्ट। वो भारतीय नौसेना की स्थापना तब उन्होंने किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की शुरुआत स्थापित की थी, वह राजराजा फर्स्ट थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो चोल। जो चोल के शासक थे राजाराज फर्स्ट, उन्होंने अरब सागर में आपको बताया था भारतीय नौसेना की स्थापना उसमें किया था। तो किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो चोल शासक के पास ही थी, नाम था राजराजा फर्स्ट। और भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला कहाँ स्थित है, चिदम्बरम में स्थित है। कौन सा जो मंदिर है, भगवान नटराज का मंदिर, भरतनाट्यम भगवान नटराज का मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है, ये चिदम्बरम में पड़ता है। एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर कितने से कितने के बीच बनाया गया था, तो एलोरा का जो था 34 गुफाओं का जो मंदिर है 700 ईस्वी से लेके 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। 700 ईस्वी से लेके 800 ईस्वी के बीच में एलोरा की जो 34 गुफा है उसका निर्माण कराया गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने, राष्ट्रकूटों ने कराया था। जो एलोरा जो गुफा है उसका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे, हिंदुओं से, बौद्ध एवं जैन से। एलोरा की जो गुफा है उसमें जो मंदिर का जो संबंध है किससे है, हिंदुओं से है, बौद्ध एवं जैन धर्मों से है, उसमें उसकी चित्रकारी की गई है। चोल शासक के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन है, नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है। नटराज की जो कांस्य प्रतिमा जो चिदम्बरम में है वह सबसे फेमस है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं का सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पाया गया चतुर्भुज, जो चतुर्भुज जो साइज होता है उसी साइज में ये बनाया गया है जो नटराज की मूर्ति है, चोल काल में जो बना हुआ है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है किस टाइप की देवाकृति है, तो चतुर्भुज टाइप की देवाकृति है। इसमें जो क्वेश्चन है आगे है नहीं, तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर का किस देवता का समर्पित है, शिव को। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है किस देवता को समर्पित है, शिव देवता को समर्पित है। और तो ये जो क्वेश्चंस थे हमने जो आपको कराए हैं, अभी जो क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपको गुप्त काल, गुप्त उत्तर काल से संबंधित क्वेश्चंस था। तो इसको आप एमसी का जो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो इवन आप एसएसटी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी का अगर अध्ययन करते हैं तो आपको वहाँ पर ये चीज क्वेश्चंस काम आ सकता है। तो सीटेट के जो स्टूडेंट्स हैं वह अपने अध्ययन में इसको आप सम्मिलित कर सकते हैं। जो मैं आपको जीएस देता हूँ आपको हिस्ट्री में, उसके लिए। और बाकी जो बच्चे हैं जैसे एसएससी सीजीएल हुआ या पीसीएस के एग्जाम हुआ या जो आप टीचिंग के एग्जाम जैसे कि ईएमआरएस के एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम बिहार में चल रहा है,
या CGL है, बैंकिंग है, इसकी किसी भी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो MCQ के रूप में ये क्वेश्चन GS में आपको काम आएगा, इसको आप लर्न करें। और हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।